अब तक वो जगह पूरी तरह से साफ हो गई थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वहाँ पर कोई मर्डर हुआ है। कृतिका फिर अपने सामने खड़े अधीर को देखती है, जो बिना इमोशन के उसे ही देख रहा था। कृतिका जल्दी से अपने आप को संभाल कर सोफे से खड़े हो जाती है। अधीर कृतिका को घूरते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पूरे घर की सफाई करना और रात का डिनर तैयार रखना। अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो अपनी नेक्स्ट पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। अपनी बात खत्म करने के बाद अधीर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अधीर के जाने के बाद कृतिका पूरे घर की साफ सफाई और दूसरे कामों में लग जाती है। पिछले 2 सालों के उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी, जिसकी अब उसे आदत थी। इंडिया मुंबई सिटी हॉस्पिटल में ही ने महक को उसके कंधों से पकड़कर दीवार से लगाया हुआ था। साथ ही वो एक एबल स्माइल करते हुए महक को देख रहा था। मिहिर धीरे से अपना चेहरा महक के चेहरे के करीब ले जाकर उसके कान में कुछ ऐसा कहता है जिससे महक बिल्कुल शांत हो जाती है। मिहिर धीरे से महक के कान में कहता है, तुमने मुझे ना बोलकर मेरे ईगो को हर्ट किया है। मिहिर बजाज की ईगो को। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। तो तुम्हारी सजा है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जब तक मैं चाहूँ। मिहिर की बात सुनकर महक कुछ पल के लिए तो शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल महक गुस्से से कहती है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, तो अपनी ये बकवास सोच अपने दिमाग से निकाल दो। मिहिर महक को छोड़ 2 कदम पीछे हो जाते हुए कहता है, गर्लफ्रेंड तो मेरी तुम ही बनोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने पेरेंट्स से ये कह दूंगा कि मुझे तुम पसंद हो। उसके बाद मेरे पेरेंट्स मेरी शादी तुमसे करा कर ही रहेंगे। और तुम्हारे डैड तो पहले से ही चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए, क्योंकि इससे उन्हें बिजनेस में फायदा जो होने वाला है। महक भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी, अगर मिहिर ने शादी के लिए हाँ कहा तो उसके पेरेंट्स उसकी शादी करा ही देंगे, क्योंकि इससे उसके पापा को बिजनेस में फायदा जो होने वाला था। इसलिए महक चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मिहिर भी स्माइल करते हुए कहता है, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। महक गुस्से में महर की कॉलर पकड़ उसे धमकाते हुए कहती है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर क्यों ना कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं किसी से नहीं डरती। महक मिहिर को धक्का देकर रूम से बाहर निकल जाती है और पीछे छोड़ जाती है गुस्से से भरे हुए मिहिर को। मिहिर गुस्से में अपना एक पंच दीवार में मारते हुए कहता है, महक तुमने मुझे मना करके बहुत बड़ी गलती की है, अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। महक जैसे ही रूम से बाहर आती है वो दीवार से सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ी हुई थी जब मिहिर उसके करीब आया। मिहिर का उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने को कहना, महक यही तो चाहती थी। लेकिन जैसे ही महक को मिहिर का रेस्टोरेंट वाली बात याद आती है, वो एक बार फिर गुस्से से भर जाती है। महक गुस्से से अपने आप से कहती है, मिहिर बजाज तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम चाह कर भी कभी मेरे करीब नहीं आ पाओगे। रूम के भीतर मिहिर भी अपने मुंह में कहता है, महक अब तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना होगा, मेरे अलावा अब तुम किसी की भी नहीं हो सकती। ये मिहिर बजाज का अपने आप से वादा है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। रियांस अभी भी गौरी से उसके डरने का कारण पूछ रहा था, लेकिन गौरी रियांस को कुछ भी नहीं बता रही थी। अब गौरी को महसूस होता है कि रियांस ऐसे हार नहीं मानने वाला है, तो झूठ बोलते हुए कहती है, ओ भाई हम खो गए थे। गौरी की बात सुन रियांस, जिसके चेहरे पर अब चिंता वाले भाव थे, वहां अब एक स्माइल थी। रियांस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इसीलिए रो रही थी क्योंकि तुम खो गई थी, पागल। रियांस के मुंह से अपने लिए पागल सुन गौरी नाराज होते हुए कहती है, देखा इसीलिए हम आपको नहीं बता रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब नहीं हंस रहा मैं, देखो मैंने अपना कान भी पकड़ लिया। रेहान गौरी को मनाते हुए कहता है। गौरी भी अब वापस स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर बाद गौरी कुछ सोचते हुए रेहान से पूछती है, भाई क्या कभी कोई हमसे भी प्यार करेगा? हमारे पास्ट को जानने के बाद भी क्या कोई मुझे अपनाएगा? रेहान जो मुस्कुरा रहा था, गौरी के मुंह से इस तरह की बात सुन उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो बड़ी गौर से गौरी को देखते हुए कहता, बच्चा तुम ये क्यों पूछ रही हो? तू तो इतनी प्यारी है, तेरे लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। नहीं भाई आप बताइए ना, क्या कोई हमें अपनाएगा? क्या कोई कभी हमसे शादी करेगा? गौरी रियांस को देखते हुए कहती है। रियांस गौरी को अपने गले से लगाते हुए कहता है, बच्चा तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम देखना तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए राजकुमार ढूंढ कर लाएगा, जो इस दुनिया में तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। लेकिन तुम अपना रोना कम करो, क्योंकि जब जब तुम रोती हो तो तुम्हारी नाक बहने लगती है। बताओ कोई लड़का उस लड़की से शादी क्यों करेगा जिसकी नाक बहती हो? कहते हुए रियांस एक बार फिर तेजी से हंसने लगता है। रियांस को वापस हंसता देख गौरी अपना मुंह बनाते हुए कहते, भाई आप बहुत बुरे हो, जाओ हम आपसे बात नहीं करेंगे। गौरी अपना चेहरा रियान से फेर कर खड़ी हो जाती है। इन कुछ दिनों में गौरी और शंकर का रिश्ता कितना मजबूत हो गया था। वो दोनों बिल्कुल किसी भाई बहन की तरह लड़ते थे और प्यार भी उतना ही था। अपनों के छोड़ने के बाद गौरी के लिए रियान से उसकी फैमिली बन गया था, उसका भाई बन गया था, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी।
शाम का समय। अभीर अपने ऑफ़िस का काम ख़त्म करने के बाद अपने लैपटॉप को बंद करता है। अपने लैपटॉप को बंद करने के बाद अभीर सोफ़े की तरफ देखता है। इस समय देवांशी सोफ़े पर बैठी हुई थी। उसके आस-पास कई सारी किताबों और मैगज़ीन का ढेर था और साथ ही बहुत सारी चॉकलेट के खाली रैपर भी पड़े हुए थे। उन किताबों में से कई सारी किताबों और मैगज़ीन को पढ़ चुकी थी और वो इस समय भी बहुत ध्यान से अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को पढ़ रही थी। अभीर अपनी चेयर से खड़ा होकर आराम से देवांशी के पास आता है। अबीर अपनी शांत आवाज़ में कह रहा है, रैबिट घर चले। अबीर की आवाज़ सुनकर देवांशी किताब से अपना छोटा-सा सर बाहर निकाल कर अबीर को देखती है। देवांशी अपने चेहरे पर बड़ी-सी स्माइल लिए अपने सर को हाँ में हिलाती है। देवांशी उछलते हुए सोफ़े से खड़ी हो जाती है। वो अबीर के पास आकर उसके एक हाथ को अपने एक हाथ से टाइटली पकड़ते हुए चलने लगती है। अबीर भी देवांशी के पीछे चलने लगता है। चलते हुए देवांशी अबीर के हाथ को आगे-पीछे झुला रही थी। देवांशी के चेहरे की स्माइल अभी भी बरकरार थी। रुद्र, आयशा, रियांश और गौरी शंकर पहले ही जा चुके थे। अभीर और देवांशी अपनी प्राइवेट लिफ्ट से सीधा पार्किंग में आते हैं। अभीर ड्राइवर से कार की चाबी ले लेता है क्योंकि वो देवांशी के साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहता था। साथ ही अभीर गार्ड्स को भी उनका पीछा करने को मना कर देता है। अभीर आगे बढ़कर पैसेंजर सीट का दरवाज़ा देवांशी के लिए खोलता है। देवांशी भी पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। अभीर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है। देवांशी मुस्कुराते हुए अभीर की लग्जरी कार को देख रही थी। अभीर की कार अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर थी। देवांशी अभीर की कार को देख ही रही थी, तभी अभीर देवांशी की तरफ झुकने लगता है। अभीर को अपने ऊपर झुकते देख देवांशी खिलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अभीर देवांशी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और उसके ऊपर झुकता ही रहता है। अब अभीर और देवांशी का चेहरा एकदम करीब था। देवांशी डर और घबराहट की वजह से सांस भी नहीं ले पा रही थी। देवांशी ने अब अपनी आंखों को बंद कर लिया था, लेकिन बहुत समय बाद जब देवांशी को कुछ महसूस नहीं होता, तो धीरे से अपनी आंखों को खोलकर इधर-उधर देखती है। अभीर वापस से अपनी सीट पर बैठे हुए चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए देवांशी को ही देख रहा था, लेकिन देवांशी जब अपने आप को देखती है, तो उसे महसूस होता है अभीर सिर्फ उसे सीट बेल्ट पहनाने के लिए उसकी तरफ झुका था। अब देवांशी को बहुत शर्म आ रही थी। अभीर भी देवांशी को परेशान करने के लिए कहता है, रैबिट, अगर तुम चाहती हो तो हम और कुछ भी कर सकते हैं। अभीर की बात सुन देवांशी और ज़्यादा शर्म से पानी-पानी हो गई। नहीं, नहीं, मैं और कुछ नहीं करना चाहती, कहते हुए देवांशी अपनी नज़रों को इधर-उधर कर रही थी। अभीर अपनी कार स्टार्ट करता है और तेज़ रफ्तार में कार को लेकर निकल जाता है। अभीर का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। वहीं देवांशी खिड़की से बाहर पीछे छूटती हुई बिल्डिंग को देख रही थी। तभी देवांशी अचानक से चिल्लाते हुए कहती है, रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। देवांशी के अचानक चिल्लाने से अभीर तेजी से कार से ब्रेक लगा देता है, जिससे देवांशी का सर आगे डैशबोर्ड की तरफ लग जाता है, लेकिन सीट बेल्ट होने की वजह से देवांशी को चोट नहीं लगती है। अभीर देवांशी से पूछता है, रैबिट, क्या हुआ? तुमने अचानक से ब्रेक लगाने को क्यों कहा? देवांशी एक बड़े से स्माइल के साथ अभीर की कार की विंडो से रोड की दूसरी साइड मौजूद आइसक्रीम शॉप को दिखाते हुए कहती है, वो देखिए आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है। देवांशी अपनी सीट बेल्ट खोलकर कार का गेट ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन गेट लॉक होने की वजह से वो गेट को नहीं खोल पा रही थी। देवांशी अबीर को देखकर कहती है, इसका गेट खोलिए ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं, तुम यहाँ से आइसक्रीम नहीं खाओगी, ये बहुत अनहाइजीनिक होता है। अबीर देवांशी को समझाते हुए कहता है, नहीं, मुझे यहीं से खानी है, आप मुझे खिला क्यों नहीं रहे हैं? देवांशी जिद करते हुए कहती है, लेकिन अब अबीर देवांशी की नहीं सुनता है और कार को स्टार्ट करके जाने लगता है। देवांशी अपनी मायूस नज़रों से पीछे छूटते हुए आइसक्रीम शॉप को देख रही थी। जब आइसक्रीम शॉप देवांशी की आंखों से ओझल हो जाती है, तो वो अपना मुंह फुलाकर अभीर से अपना चेहरा फेर लेती है। कुछ समय बाद उनकी कार आकर रुकती है, लेकिन देवांशी कोई रिएक्ट नहीं करती है। अभीर अपनी सीट बेल्ट खोल कार से बाहर निकलता है। वो जाकर देवांशी के साइड का दरवाज़ा ओपन करता है, लेकिन देवांशी अभीर से अपना चेहरा फेर कर कार में ही बैठी रहती है। देवांशी को इस तरह बिहेव करता देख अभीर अपना सर ना में हिला देता है। अभीर देवांशी से बहुत ही शांत और प्यार से कहता है, रैबिट चलो कार से बाहर आओ। लेकिन देवांशी अभीर को ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। अभीर के कई बार कहने से आखिर में देवांशी कार से बाहर निकलती है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि वो ओबराय विला में नहीं है। इस समय अभीर की कार एक बहुत बड़े होटल के बाहर रुकी थी, जो मुंबई शहर के 5 स्टार होटल में से एक था। देवांशी गौर से उस पूरे होटल की बनावट को देख रही थी, जो बहुत ही सुंदर थी। अभीर देवांशी के छोटे मुलायम हाथ को अपने बड़े कठोर में हाथों में थाम कर देवांशी को लेकर होटल के अंदर चला जाता है। अभीर के होटल में एंटर करते ही होटल के गार्ड अभीर को घेर लेते हैं। देवांशी को अब इस तरह गार्ड से घिरे रहने की आदत हो गई थी। वो अपना मुंह बनाकर उन गार्ड्स को घूर रही थी। ये होटल भी ओबरॉय फैमिली का ही था, जिस वजह से अभीर टेक्निकली उस होटल का मालिक था। कुछ ही समय में उस होटल का मैनेजर कुछ स्टाफ के साथ अभीर के सामने आकर
सर झुकाकर खड़ा हो जाता है, वो उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन अबीर उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देवांशी का हाथ पकड़ अपने प्राइवेट एरिया की तरफ बढ़ जाता है। अबीर देवांशी को लेकर होटल की एक तरफ पूल साइड एरिया में आता है। इस समय वहां पर कोई नहीं था। पूल के चारों तरफ बहुत सारी कैंडल जल रही थी, साथ ही एक टेबल पे कैंडल भी मौजूद थी। देवांशी बड़े गौर से सभी जगह को देख रही थी। वो सीन बिल्कुल किसी रोमांटिक मूवी की तरह था। देवांशी अभी भी वहां की सारी सजावट को देख रही थी। तभी अभी देवांशी को लेकर उस टेबल के पास आता है। वो देवांशी के लिए चेयर खींचकर देवांशी को चेयर पर बिठाता है। उसके बाद वो भी देवांशी के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। देवांशी आसपास की सभी सजावट को देखते हुए अबीर से पूछती है, क्या ये सब मेरे लिए है? अबीर भी अपना सर हाँ में हिला देता है। कुछ ही समय में एक वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए आता है। अबीर देवांशी के आगे मेन्यू करते उसे ऑर्डर करने को कहता है। देवांशी उस मेन्यू में से बहुत सारी डिशेज ऑर्डर करती है। देवांशी ने अकेले ही लगभग 3 लोगों का खाना ऑर्डर किया था। देवांशी को इतना सारा खाना ऑर्डर करता देख अबीर अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़की सच में इतना सब अकेले खा पाएगी? क्या तुम इतना सारा खाना अकेले खाओगी? अबीर अपनी जिज्ञासा में देवांशी से पूछता है, हाँ मैं अकेले खा लूंगी। आपको पता है मैंने दिन में से कुछ भी नहीं खाया। इस समय मुझे कितनी जोर से भूख लगी है और मैं अकेली थोड़ी हूँ। आप भी तो है, क्या आप नहीं खाएंगे? देवांशी कहती है। अबीर अपना सर हाँ में हिला देता है। थोड़ी ही समय में वेटर उनका ऑर्डर ले आते हैं। वे सभी डिश को टेबल पर रखकर उन्हें ग्रीट करके चले जाते हैं। और वेटर के जाने के बाद देवांशी सीधे ही उस खाने पर टूट पड़ती है। वो एक बार भी अबीर से खाने के लिए नहीं पूछती है। खाना खाते हुए देवांशी को अचानक याद आता है कि अबीर भी उसके साथ था। देवांशी अपने मुंह में खाने को भरे हुए चेहरा उड़ाकर अबीर को देखती है। अबीर भी इस बीच अपने चिन को हाथ पर टिकाकर देवांशी को ही देख रहा था। देवांशी अपने मन में ही खुद को डांटते हुए कहती, देवांशी की बच्ची, ये तूने क्या किया? अब ये तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मैं कितनी बड़ी भुक्कड़ हूँ। देवांशी जल्दी से अपनी मुंह के खाने को गले से नीचे उतारते हुए कहती है, आप भी खाइए ना, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? सच में खाना बहुत टेस्टी है। अबीर आराम से कहता है, मैं तो सोच रहा था तुमसे कुछ बच जाएगा तो मैं खा लूंगा, लेकिन अब तुम कह रही हो तो मैं खा ही लेता हूँ। अबीर की बात सुन देवांशी एम्बेरसमेंट से अपना सर नीचे झुका लेती है। अबीर और देवांशी अब अपना डिनर फिनिश करते हैं। उनके डिनर करने के बाद वेटर आकर सभी प्लेट को ले जाता है। उसके बाद एक वेटर देवांशी और अबीर के सामने आइसक्रीम सर्व करके चला जाता है। आइसक्रीम को देख देवांशी खुश होते हुए कहती है, क्या आइसक्रीम भी मेरे लिए? कहते हुए देवांशी एक बड़ी स्माइल के साथ आइसक्रीम को देख रही थी। अबीर हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, तुम आइसक्रीम खाना चाहती थी ना, तो ये तुम्हारी आइसक्रीम, अब तुम इसे आराम से खा सकती हो। देवांशी खुशी से आइसक्रीम की पहली चम्मच अपने मुंह में लेती है। उसकी टेस्ट को फील करते ही देवांशी की सुकून से आंखें बंद हो जाती है। देवांशी आइसक्रीम खाते हुए ही अबीर से कहती है, आपको पता है वो लोग हमेशा मेरे सामने आइसक्रीम खाते थे, लेकिन वो मुझे कभी नहीं देते थे। यहाँ तक कि एक बार मैंने आइस क्यूब ये सोचकर खा लिया था कि अगर आइसक्रीम नहीं तो यही सही। उसके बाद मुझे सर्दी भी हो गई थी। तभी देवांशी को रियलाइज होता है कि वो अभी उसे ही देख रहा था। देवांशी झूठा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप मेरी बातों को सीरियस मत लेना। ओके, देवांशी ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन अभी जानता था देवांशी ने जो भी कुछ कही अभी कहा वो उसके पास्ट का एक हिस्सा था। अबीर का मन कर रहा था कि वो उन लोगों को अभी जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। मिहिर अपने पेशेंट को चेक करने के लिए राउंड पर निकला था। तभी मिहिर के कानों में किसी के हंसने की आवाज आती है। मिहिर उस आवाज का पीछा करते हुए एक गैलरी में आता है, जहाँ पर महक और एक लड़का जो शायद उसी की ही तरह एक इंटर्न था, वो दोनों आपस में हंस कर बात कर रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का और महक एक दूसरे के बहुत करीब है। महक भी उसके साथ बहुत ही खुश नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ महक को उस लड़की के साथ इस तरह हंस कर बात करते देख मिहिर का खून उबल रहा था। मिहिर बहुत ही गुस्से में उस लड़के को घूर रहा था। कुछ समय बाद वो लड़का और महक एक दूसरे के बहुत करीब है। महक भी उसके साथ बहुत ही खुश नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ महक को उस लड़के के साथ इस तरह हंस कर बात करते देख मिहिर का खून उबल रहा था। मिहिर बहुत ही गुस्से में उस लड़के को घूर रहा था। कुछ समय बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। महक भी दूसरी तरफ चली जाती है। महक चलकर जा ही रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ उसे दीवार से लगा देता है। महक अपना सर ऊपर करके उस पर्सन का चेहरा देखती है तो ये मिहिर ही था। मिहिर महक को घूरते हुए कहता, वो लड़का कौन था और तुम मुझसे इस तरह हंस कर क्यों बात कर रही थी? महक जो मिहिर के वापस उसे रोकने से गुस्से में थी, मिहिर का सवाल सुनकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह रोकने की, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि वो लड़का कौन था और मैं उससे क्यों हंस कर बात कर रही थी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा वो लड़का कौन था। मिहिर इस बार हल्के गुस्से में कहता है,
महक भी उतने ही गुस्से में कहती है, मैंने भी कहा मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। मिहिर महक के कंधों पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहता है, क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? मैंने कहा मेरे सवालों का जवाब दो। कहते हुए मिहिर गुस्से में चिल्ला पड़ा। महक भी गुस्से से कहती है, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड था। अब तुम्हें कुछ और सुनना है? नहीं ना? तो मुझे जाने दो तुम। झूठ बोल रही हो, वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? मिहिर अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है। महक अपने चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ कहती है, और वो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? लगता है मिस्टर मिहिर बजाज आप भूल गए हैं। आपने ही कहा था मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो आज इस लड़के के पीछे तो कल किसी दूसरे के। तो अब मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। महक की बात सुनकर मिहिर का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। मिहिर ने गुस्से में अब बिना को सोचे अपने होंठ महक के होंठों पर रख उसे किस करने लगा। महक मिहिर के इस रिएक्शन से एकदम शॉक हो गई। महक अपने सेंस में वापस तब आई जब मिहिर ने उसके होंठों पर बाइट किया। मिहिर गुस्से में महक को किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे महक को अपने होठों में तेज दर्द हो रहा था। महक मिहिर को अपने से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर ने महक को इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। बहुत देर कोशिश करने के बाद महक को भी महसूस हो गया कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मिहिर उसे नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए अब महक ने भी मिहिर को रोकना बंद कर दिया और मिहिर जो कर रहा था उसे करने दिया। मिहिर भी महक के होठों को किस करते ही महक के होठों के रस में ही खो गया था। बहुत देर किस करने के बाद जब मिहिर को रियलाइज हुआ महक सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने महक के होठों को छोड़ दिया। मिहिर के होठों को छोड़ते ही महक गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसे तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे सांस ना ले पाने की वजह से वो मर ही जाएगी। मिहिर भी महक के साथ गहरी गहरी सांस ले रहा था, लेकिन इस बीच महक मिहिर को गुस्से में घूर रही थी। महक मिहिर से गुस्से में कहती है, तुम जंगली बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने? मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। क्या तुमने मुझे बंदर कहा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? मिहिर गुस्से में कहता है, जंगली बंदर कहाँ बड़े आए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कहने वाले। कहते हुए महक मिहिर की नकल उतार रही थी। एक तो मेरी पहली किस चुरा ली, ऊपर से मुझे बाइट भी किया। मेरे होंठ कितने दर्द कर रहे हैं। क्या ये तुम्हारी पहली किस थी? मिहिर शॉक एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, हाँ ये मेरी पहली किस थी। मैंने ये मेरे प्रिंस चार्मिंग के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन तुम जंगली बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किस चुराने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। महक गुस्से में मिहिर को अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर मारते हुए कहती है, ये प्रिंस चार्मिंग कौन है? मिहिर महक के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे घूर कर पूछता है, मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा प्रिंस चार्म कौन है? और तुम मेरे हाथों को छोड़ो, आज मैं तुम्हारा मार मार कर कीमा बना दूंगी। महक गुस्से से मिहिर के बालों को पकड़ लेती है। वो मिहिर के बालों को अपनी पूरी ताकत से खींचने लगती है। मिहिर महक के हाथों से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, महक बिहेव योरसेल्फ और मेरे बालों को छोड़ो। लेकिन महक तो मिहिर के बालों को छोड़ने के जैसे मूड में ही नहीं थी। वो आज मिहिर को टकला करके ही मारने वाली थी। एक तो मेरी फर्स्ट किस चुरा ली और कहते हो बिहेव योरसेल्फ, तुम्हारी तो मैं जंगली बंदर कहीं के। मिहिर और महक के शोर की वजह से अब वो वहां पर भीड़ हो गई थी। हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर और पेशेंट मिहिर और महक को इस तरह लड़ते हुए देखकर शॉक थे। मिहिर एक बहुत ही फेमस डॉक्टर था और वो इस तरह एक इंटर्न से बच्चों की तरह लड़ रहा था। इतने ही समय में वहां महक की फ्रेंड और मिहिर के कुछ कलीग आकर उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। महक की फ्रेंड जल्दी से महक को वहां से खींच कर ले जाती है। मिहिर जब इतनी सारी भीड़ देखता है और सभी की अजीब नजरें, तो अपने बालों को ठीक कर अपने हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर वहां से ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यूरोप रात के करीब 10 बजे अधीर वापस अपने विला लौटता है। अधीर अपनी टाई को ढीला करते हुए विला में एंटर करता है। अधीर की सबसे पहले नजर जाती है सोफे पर किसी छोटी बच्ची की तरह सोई हुई कृतिका पर। कृतिका पूरी दुनिया से बेखबर अपने शरीर को अपने में समेटे हुए बहुत ही आराम से सो रही थी। कृतिका के इस तरह देखने पर एक पल के लिए अधीर उसके चेहरे को ही देखता रह जाता है। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूमियत और थकान थी। अधीर जब पलट कर डाइनिंग टेबल पर देखता है तो वहां पर पहले से ही डिनर तैयार करके रखा हुआ था। साथ ही पूरा घर साफ था, जिसे अधीर समझ जाता है कि कृतिका उसका इंतजार करते हुए ही थक कर सो गई थी। अधीर धीरे धीरे चलकर कृतिका के पास आता है। वो नीचे घुटने के बल बैठ अपने शांत चेहरे के साथ कृतिका को देखने लगता है। इस समय अधीर की आंखों में सुबह की तरह गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में कुछ अलग भाव थे। अधीर कृतिका के चेहरे को देखते हुए अपनी शांत आवाज में कहता है, काश काश तुम उन दोनों की बेटी ना होती, तो तुम इस अधीर राजवंशी की रानी होती, और इस अधीर राजवंशी के होते हुए तुम्हें कोई दुख दर्द कोई भी तकलीफ छू तक नहीं पाती। लेकिन अचानक ही अधीर की आंखें वापस से गुस्से से लाल हो जाती है। अधीर गुस्से से कहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तुम उन लोगों की बेटी हो जिनकी वजह से आज मैं हूँ, और उन लोगों की किए की सजा तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी भुगतनी होगी। मैं दूंगा तुम्हें वो सजा।
तुम हमेशा मेरी कैद में तड़पती रहोगी, लेकिन तुम्हें मैं चैन की नींद भी नसीब नहीं होने दूंगा। अधीर गुस्से से खड़ा होता है और अपने आसपास देखने लगता है। उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे पानी से भरे हुए जग पर जाती है। अधीर वो जग उठाकर सारा पानी कृतिका के ऊपर डाल देता है। अचानक से पानी डालने की वजह से कृतिका चिल्लाते हुए बैठ जाती है, बचाओ, बाढ़ आई, बाढ़ आई, बचाओ। कृतिका जैसे अपना सर उठाकर सामने गुस्से में खड़े अधीर को देखती है, कृतिका की आवाज़ उसके मुँह में ही अटक जाती है। अधीर गुस्से में दहकते हुए कृतिका से कहता है, लगता है तुम भूल गई हो, मैंने क्या कहा था। जब तक मैं घर ना आऊँ तुम्हें जाग कर मेरा इंतज़ार करना है, तो फिर तुम्हारी सोने की हिम्मत कैसे हुई। कृतिका अधीर की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डर गई। कृतिका ने डर से हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर मेरी आँख लग गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ अगली बार से ऐसा नहीं होगा। प्लीज़। कृतिका डरते हुए अधीर से ये सब बोल रही थी, लेकिन अधीर पर जैसे तो कृतिका की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अधीर गुस्से में कृतिका के चेहरे को पकड़ उसके गालों को दबाते हुए कहता, लगता है तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जो तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। फिर अपने चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल ली। अब गलती की है तो पनिशमेंट तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। पनिशमेंट का सुनते ही कृतिका डर कर अपना सरनामे में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं कृतिका, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेगी, लेकिन प्लीज प्लीज पनिशमेंट मत देना। कृतिका रोते हुए अधीर के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अधीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ समय बाद अधीर किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा था। वही कृतिका उसके साइड में डरी सहमी खड़ी थी। उसके सामने दो बॉडीगार्ड मौजूद थे, जिनके हाथ में बड़े-बड़े बॉक्स थे। अधीर के इशारे पर वो बॉडीगार्ड उन बॉक्स को खाली कर देते हैं। उन बॉक्स के भीतर बहुत सारे जलते हुए कोयले थे, जिन्हें उन बॉडीगार्ड ने किसी कारपेट की तरह बिछा दिया था। वो बॉडीगार्ड अपना काम करके वहां से चले जाती है। उनके जाने के बाद अधीर कृतिका को देखता है, जो कांपते शरीर के साथ उन कोयलों को ही देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। अधीर चेहरे पर अपनी खतरनाक स्माइल बनाए हुए कहता है, नाउ इट्स योर पनिशमेंट टाइम। अब चलो, अच्छी गुलाम की तरह चुपचाप जाकर इन कोयलों पर चलो। कृतिका वापस से अधीर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं प्लीज कृतिका, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगी। अगर मैं इन पर चलूंगी तो मेरे पैर जल जाएंगे, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। लेकिन अधीर का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था, जैसे उसे कृतिका के रोने से कोई फर्क ना पड़ा हो। अधीर अपनी शांत मगर डरावनी आवाज में कहता है, चुपचाप जितना कहा है उतना करो, वरना अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो मुझे झेल नहीं पाओगी। अधीर की इतनी डरावनी आवाज सुन कृतिका का शरीर एक बार फिर से कांप जाता है, लेकिन साथ ही उसे ये महसूस हो जाता है कि वो अधीर की बात नहीं मानेगी तो उसके साथ कुछ और बुरा हो सकता है। कृतिका अपने कांपते हुए कदमों के साथ उन जलते हुए कोयलों की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम उन कोयलों पर रखती है, जलने की वजह से वो तुरंत रोते हुए अपने पैर को पीछे ले लेती है। कृतिका रोते हुए अपने उस पैर को देख रही थी जो कोयलों की वजह से जल गया था। कृतिका के इस समय बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अधीर उसके दर्द को इग्नोर करते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, मेरे पास पूरी रात नहीं है, जल्दी से अपनी पनिशमेंट पूरी करो, वरना। वो अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है, लेकिन कृतिका उसकी बातों में छिपी हुई धमकी को समझ गई थी। कृतिका अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाकर वापस से उन जलते हुए कोयलों पर पैर रख के आगे बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ उसके मुंह से चीख निकल रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अधीर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कृतिका बड़ी हिम्मत करके उन सभी जलते हुए कोयलों पर चलती है, लेकिन अब तक उसके पैर बुरी तरह जल गए थे। अब कृतिका अपने आप को संभाल नहीं पाती और नीचे गिरने लगती है, लेकिन कोई अपनी मजबूत बाहों में कृतिका को थाम लेता है। कृतिका धीरे से अपना सर ऊपर करके देखती है तो ये कोई और नहीं अधीर था, लेकिन अधीर को देख कृतिका के चेहरे पर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका डर और बढ़ गया। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। अधीर कृतिका का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ सेकंड फ्लोर पर बने अपने बेडरूम में ले जाने लगता है। साथ ही वो चिल्लाते हुए गार्ड्स को ये सभी साफ करने को कह देता है। पैर को जले होने के कारण कृतिका को चलने में बहुत दर्द हो रहा था। कृतिका रोते हुए कहती है, आह कृतिका को दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन अधीर कृतिका की एक भी बात सुने बिना सीधे ही उसे अपने बेडरूम में लाकर बेड पर पटक देता है। कृतिका सीधे मुंह के बल जाकर बेड पर गिरती है। अधीर रूम का डोर लॉक कर वापस से कृतिका की तरफ पलटता है। अधीर के इस एक्शन से अब कृतिका और ज्यादा डर गई थी। अधीर धीरे धीरे अपने कदम कृतिका की तरफ बढ़ा रहा था। अधीर के हर कदम के साथ कृतिका की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। कृतिका अपने आप को बेड पर पीछे की तरफ सरकाते हुए डर कर कहती है, प्लीज आज नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं और दर्द सहन नहीं कर सकती हूँ, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन अधीर अभी भी अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कृतिका की तरफ बढ़ रहा था। अधीर कृतिका का पैर पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और खुद कृतिका के ऊपर आ जाता है। कृतिका पूरी तरह से अधीर के नीचे दबी हुई थी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।